नारी तू नारायणी, नारी तू वरदान, नारी नर की जान है, नारी ही अभिमान। नारी बिन जग सूना, सूनी धरा आकाश, प्रेम प्रतिष्ठा मान सब, बिन नारी उपहास। नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित वर्मा एक बार फिर आप सबके सामने उपस्थित हुआ हूँ। आज के इस एपिसोड में और इस बातचीत में हम लोग कोविड-19 के बारे में कुछ तथ्यपरक और वैज्ञानिक बातें करेंगे। और मैं कोशिश करूंगा कि आपको आज कोविड-19 के बारे में कुछ ऐसी जानकारियां दूं जो सामान्य रूप से अभी तक समाचार पत्रों में और न्यूज़ चैनलों में नहीं दिखाई जा रही हैं। जो बहुत सामान्य जानकारियां हैं वो तो आपके पास किसी न किसी माध्यम से पहुंच रही हैं और आपको उन जानकारियों के बारे में काफ़ी जागरूकता भी है। कुछ तथ्यपरक वैज्ञानिक तथ्य आज आपके सामने कोविड-19 से संबंधित मैं इस एपिसोड में साझा करने वाला हूँ। एक बात और आपसे मैं बताना चाहता हूँ कि इस समय ये जो वीडियोस मैं बना रहा हूँ, ये वीडियोस विशेषतः कोविड-19 को लेकर के और उसके प्रति जागरूकता को लेकर के बनाए जा रहे हैं। और इन वीडियोस में कोविड-19 से संबंधित बहुत सारी वैज्ञानिक जानकारी मैं आपके साथ साझा करूंगा और उसमें दिखाई गई और उसमें बताई गई जितनी भी जानकारियाँ होंगी वो कोई भी जानकारी बिना किसी तथ्य के आपके सामने नहीं साझा की जाएगी, आपके सामने नहीं प्रस्तुत की जाएगी। जो भी जानकारी मैं आपके साथ यहाँ पर साझा करूँगा वो किसी न किसी रेफरेंस के साथ ही यहाँ पर साझा करूँगा। आज की जो जानकारी मैं साझा करना जा रहा हूँ आपके साथ, कुछ डेटा मेरे पास है। कुछ डेटा कोविड-19 नोवेल कोरोना वायरस से संबंधित मेरे पास यहाँ पर आया है डेटा। और इस डेटा में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसके बारे में अभी बहुत सारी जानकारी लोगों को नहीं है और इस प्रकार का डेटा अभी तक लोगों के साथ साझा नहीं भी किया गया है। ये जिस रिपोर्ट की और डेटा की बात मैं कर रहा हूँ, ये रिपोर्ट पिछले हफ्तों में टाइम्स ऑफ इंडिया में छापी गई है और इस रिपोर्ट का रेफरेंस WHO से लेकर के जो अलग अलग विश्व के स्वास्थ्य संगठन हैं वहाँ से लिया गया है। इस रिपोर्ट में जो मुख्य रूप से कोविड-19 के तथ्य साझा किए गए हैं उन तथ्यों में ये जानकारी दी गई है कि जितने भी कोविड-19 से संक्रमित जो मानव जाति में जितना भी संक्रमण यहाँ पर विश्व में फैला हुआ है उस संक्रमण में अगर देखा जाए तो पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या की तुलना में अधिक, संक्रमण जो है वो पुरुषों में ज़्यादा हो रहा है महिलाओं की तुलना में। और उसी प्रकार से ये जो संक्रमण फैल रहा है और संक्रमण के बाद जो मृत्यु दर है वो मृत्यु दर भी पुरुषों की अधिक है महिलाओं की तुलना में। इसका क्या कारण है? कुछ इस रिपोर्ट में कारण यहाँ पर बताए गए हैं, कुछ कारण और भी सामाजिक कारण हैं जिनके बारे में आज हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो कुछ जो यहाँ पर डाटा मेरे पास आया है वो आपके साथ मैं साझा करना चाह रहा हूँ कि कुछ देशों की पिछले कुछ दिनों में जो कोविड-19 से संक्रमित लोग हैं वहाँ पर और जो संक्रमण के कारण वहाँ पर मृत्यु हो गई है उसका डेटा यहाँ पर कलेक्ट किया गया है पुरुष और महिला के रेफरेंस में। तो अगर उस बारे में मैं आपसे बात करूँ तो भारतवर्ष के अंदर कुल जो जनसंख्या संक्रमित है उसमें से 76% से ज़्यादा जनसंख्या पुरुषों की है संक्रमण में। और कुल संक्रमित संख्या जो यहाँ पर है उसमें से जो मृत्यु दर की बात अगर हम करेंगे तो 73% उसमें से मृत्यु पुरुषों की हुई है और बाकी की जो मृत्यु है वो महिलाओं की हुई है। तो जो डेटा पुरुषों की मृत्यु का है यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा है और इनफैक्ट अगर मैं बात करूँ तो भारतवर्ष में पुरुषों की मृत्यु दर सर्वाधिक है, सबसे ज़्यादा है। और इसी के साथ और भी कुछ अंतर्राष्ट्रीय देशों का डेटा जो मेरे पास यहाँ पर है उसमें ईरान में जो मृत्यु दर है महिलाओं की वो 41% है, पुरुषों की जो मृत्यु दर है वो 59% है। इटली में जो पुरुषों की मृत्यु दर है वो 69% है। जर्मनी में जो पुरुषों की मृत्यु दर है वो 65% है। इसी तरीके से चाइना में 64% है, स्विट्ज़रलैंड में 63% है, नीदरलैंड में 61% है, स्पेन में 63% है, डेनमार्क में 67% है। और जो मृत्यु दर लगभग बराबर है वो मृत्यु दर बराबर है बेल्जियम में, ये लगभग 50-50% है बेल्जियम में। और स्वीडन में ये लगभग 59% मृत्यु दर जो है वो पुरुषों की है। कुल मिलाकर के अगर ये कहा जाए कि यहाँ पर जो मृत्यु दर है वो
60 से लेकर के और 80% जो मृत्यु है उसमें से वो पुरुषों की हो रही है, और इसी प्रकार से संक्रमण भी जो है वो पुरुषों में ज़्यादा हो रहा है महिलाओं की तुलना में। अब इसके कारण क्या हैं? कुछ इस रिपोर्ट में कारण यहाँ पर डिस्कस किए गए हैं, उन कारणों को मैं आपके साथ साझा करूंगा। और कुछ कारण ऐसे भी हैं जो भारतवर्ष के अंदर मृत्यु दर महिलाओं की तुलना में पुरुषों की इतनी अधिक क्यों है, उस बारे में भी हम लोग कुछ बात करेंगे। तो सबसे पहला कारण जो इस रिपोर्ट के अंदर दिया गया है वो ये दिया गया है कि चूंकि स्मोकिंग का रेट पुरुषों के अंदर ज़्यादा है, पुरुष सिगरेट का सेवन ज़्यादा करते हैं, स्मोकिंग ज़्यादा करते हैं, इस वजह से उनको फेफड़े से संबंधित बीमारियां ज़्यादा होती हैं। फेफड़े की जो क्षमता है, उनकी जो सांस लेने की क्षमता है वो थोड़ी कम हो जाती है। इस वजह से भी उनके अंदर कोरोना का जो इन्फेक्शन है उस वजह से संक्रमण का लेवल भी ज़्यादा है और मृत्यु भी ज़्यादा है। ये तो एक कारण हो गया कि स्मोकिंग ऑल ओवर वर्ल्ड, पुरुष ज़्यादा सिगरेट और पान मसाला गुटखा का सेवन करते हैं, इस वजह से उनके अंदर मृत्यु दर ज़्यादा है। ये एक कारण है। दूसरा कारण जो इस रिपोर्ट में बताया गया है वो एक संभावित कारण है, उसके कोई वैज्ञानिक तथ्य नहीं है। संभावित कारण ये बताया गया है कि महिलाओं के अंदर जो गुणसूत्र हैं वो गुणसूत्र एक्स और एक्स प्रकार के होते हैं। ये गुणसूत्र हमारी कोशिकाओं में होते हैं। ये हमारी कोशिका का जो जेनेटिक मटेरियल है जिसको हम जीन्स के नाम से जानते हैं। ये 23 पेयर्स ऑफ जीन्स, 23 जोड़े हमारे शरीर में गुणसूत्र होते हैं। इस 23 जोड़े में जो 23वां जोड़ा होता है वो हमारे सेक्स को, यानी हमारे लिंग को निर्धारित करता है कि यह पुरुष होगा या महिला होगी। तो यदि पुरुष है तो उसके अंदर दो गुणसूत्र जो पाए जाते हैं वो एक्स और वाई पाया जाता है। वाई गुणसूत्र भ्रूण के अंदर पिता की तरफ से आता है, एक्स गुणसूत्र भ्रूण के अंदर माता की तरफ से आता है, और जो महिला होती है उसके अंदर जो गुणसूत्र हैं वो एक्स और एक्स पाए जाते हैं। तो जो एक्स गुणसूत्र है ये माना गया है कि एक्स गुणसूत्र दिमाग के विकास और आपके शरीर की प्रतिरोधक क्षमता के लिए सबसे ज़्यादा ये उत्तरदायी है और ये बहुत ज़्यादा उसमें असर डालता है। तो चूंकि एक्स और एक्स महिलाओं में पाए जाते हैं इसलिए उनकी रोग से प्रतिरोधक क्षमता जो है वो अधिक होती है पुरुषों की तुलना में। तो ये तो बात हो गई गुणसूत्रों की, बात हो गई स्मोकिंग की। इसके अलावा जो जीवन शैली है उस जीवन शैली में हम लोग अगर भारतीय परिदृश्य में इस चीज़ को देखें, इंडियन कंटेक्स्ट में अगर इस चीज़ को हम बात करें तो हमने ये देखा कि 73% जो डेथ है वो पुरुषों की है महिलाओं की तुलना में, और पुरुषों के अंदर जो इन्फेक्शन है वो भी 76% का इन्फेक्शन है। अब ये इन्फेक्शन या संक्रमण पुरुषों में अधिक क्यों है, मृत्यु दर पुरुषों में अधिक क्यों है और भारतवर्ष के अंदर ज़्यादा क्यों है, इसका कारण और भी समझने की ज़रूरत है। भारत के जो पुरुष हैं और भारत की जो महिलाएं हैं, उन महिलाओं की तुलना में पुरुष का जो इम्यून सिस्टम है वो थोड़ा सा वीक है, या कहा जाए अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में अगर इस बात को देखा जाए तो ऐसा भी कहा जा सकता है कि भारत की महिलाएं जो है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बाकी देशों की महिलाओं से उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता ज़्यादा है। ये दो तरीके से समझा जा सकता है, या तो हम कहें कि पुरुषों की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है इस वजह से मृत्यु दर ज़्यादा है, या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि महिलाओं की रोग प्रतिरोधक क्षमता ज़्यादा है इस वजह से भी मृत्यु दर महिलाओं में कम है और पुरुषों में ज़्यादा है। तो जो दूसरा पहलू है कि हम ये बात करें कि महिलाओं में रोग प्रतिरोधक क्षमता ज़्यादा है, तो वो शायद कहीं ज़्यादा बात हमारे समझ में आती है कि अगर बात करी जाए तो पहली बात तो भारतवर्ष के अंदर रहने वाली महिलाएं बहुत ज़्यादा धूम्रपान नहीं करती हैं, स्मोकिंग का रेट बहुत कम है भारतवर्ष में महिलाओं के अंदर। दूसरा, अधिकतर महिलाएं जो भारतवर्ष में हैं वो घरेलू महिलाएं हैं, वो बाहर निकल करके काम नहीं करती हैं। बाहर निकल करके काम करने वाली महिलाओं की संख्या भारतवर्ष में कम है बाकी दुनिया से। जब महिलाएं बाहर नहीं निकलती हैं तो बाहर समाज के अंदर काम नहीं करती हैं और घर में रहती हैं, तो अगर इसको इस तरीके से समझा जाए कि बाहर निकलते हैं तो बाहर खाने पीने की व्यवस्था अच्छी नहीं होती है, बहुत सारा स्ट्रेस लेवल काम में बढ़ जाता है बाहर, उसकी वजह से भी इम्यून सिस्टम हमारा डाउन हो जाता है। बाहर जब हम निकलने जाते हैं तो हमारा रूटीन बहुत डिस्टर्ब हो जाता है, उस वजह से भी हमारा इम्यून सिस्टम डाउन हो जाता है। अगर महिलाएं घर पर रह रही हैं तो वो घर का बना ही खाना खाती हैं, घर के अंदर ही रहती हैं, साफ़ सफाई का भी ज़्यादा ध्यान रखती हैं। तो इस वजह से कहा जा सकता है कि महिलाओं का इम्यून सिस्टम भारतवर्ष के अंदर अधिक है और इस वजह से महिलाओं के अंदर जो मृत्यु दर है वो कम है। ये तो बात हो गई विज्ञान की कि कैसे विज्ञान ने इस बात को देखा और विज्ञान ने इस बात को समझा कि भारत के अंदर और पूरे विश्व के अंदर महिलाओं का जो इम्यून सिस्टम है वो थोड़ा सा बेटर है तुलनात्मक रूप से पुरुषों की तुलना में।
अब अगर सामाजिक और थोड़ा सा अगर मैं इस बात को आगे बढ़ाते हुए अगर मैं थोड़ा आध्यात्मिक तौर पर इस बात को देखूं, तो जो महिला है वो महिला एक जननी है, वो एक जीवन दायिनी है, वो जीवन देने वाली है। अ, भारतवर्ष में ही नहीं पूरे विश्व में ये कहा जाता है कि जब भी कोई बच्चा कहीं पर भी जब नया नया न्यू बॉर्न बेबी है, जैसे ही नए किसी बालक का जन्म होता है तो तुरंत उसको कहा जाता है कि पैदा होने के तुरंत बाद उसको माँ के दूध का सेवन कराया जाए। अब उस माँ के दूध के सेवन में इतना ज़्यादा विज्ञान क्यों उसको प्रेशर देता है कि माँ के दूध का सेवन कराना बहुत आवश्यक है। हमारे शरीर की जितनी भी रोग के से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता है, वो प्रतिरोधक क्षमता हमारे शरीर में WBCs हैं, जिनको हम श्वेत रुधिर कणिकाएं कहते हैं। WBCs हमारे शरीर में एक प्रकार के बहुत सारी एंटीबॉडीज़ बनाती हैं। ये एंटीबॉडीज़ हमारे शरीर में बाहर से आने वाले किसी प्रकार के एंटीजन को मारने के लिए कारगर होती है। एंटीजन हर वो बाहरी केमिकल कह लें या माइक्रोब कह लें या जीवाणु है, विषाणु है, या किसी भी प्रकार का जो बाहरी ऑर्गेनिज्म हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है, जिसकी वजह से हमारे शरीर को कुछ नुकसान हो सकता है, वो सारा हमारे शरीर में एक एंटीजन की तरह काम करता है। और उस एंटीजन को मारने के लिए हमारे शरीर में एंटीबॉडीज़ होती हैं। जब भी बच्चा पैदा होता है और पैदा होने के तुरंत बाद जो उसको माँ का दूध दिया जाता है, तो जो फर्स्ट मिल्क ऑफ मदर होता है, उस फर्स्ट मिल्क ऑफ मदर के अंदर वो एक्चुअली दूध नहीं है, वो पूरी तरीके से एक सिरप है एंटीबॉडीज़ का। जब तक माँ के गर्भ में बच्चा 9 महीने रहा, तब तक उस बच्चे की पूरी सुरक्षा की जिम्मेदारी वातावरण से माँ की रहती है। तो माँ के प्लेसेंटा के द्वारा उसको लगातार एंटीबॉडीज़ पहुँचाए जाते हैं, जो माँ के रक्त में रहते हैं, जिससे उस बच्चे की सुरक्षा गर्भ के अंदर होती है। बाहर निकलते ही उस बच्चे को एंटीबॉडीज़ की आवश्यकता है, और निकलते ही तुरंत उसके शरीर में इतनी क्षमता नहीं है कि वो बहुत सारी एंटीबॉडीज़ बना सकेगा। तो माँ के जो फर्स्ट मिल्क है उसके अंदर बहुत सारी एंटीबॉडीज़ हैं। जैसे ही उसके शरीर में एंटीबॉडीज जाती हैं, बच्चा तुरंत अपने ऊपर आक्रमण करने वाले किसी भी जीवाणु और विषाणु से लड़ने की क्षमता उसके अंदर पैदा हो जाती है। एक बात तो ये, दूसरा ये कि माँ के अंदर कुछ टोटीपोटेंट सेल्स होती हैं जो कि उसके प्लेसेंटा में होती हैं। टोटीपोटेंट सेल्स को इस तरीके से समझा जा सकता है कि ये रिजर्व में रहने वाले हमारे ऐसे सैनिक हैं कि ये समय आने पर किसी भी प्रकार की लड़ाई कर सकते हैं। ये कोशिकाएं ऐसी हैं कि समय आने पर किसी भी प्रकार की कोशिकाओं में ये अपने आप को परिवर्तित कर सकती हैं। तो वो टोटीपोटेंट सेल जितनी भी हैं वो महिलाओं के शरीर में बन सकती हैं, पैदा हो सकती हैं, परंतु पुरुषों के शरीर में वो बन नहीं सकती। वो आती पुरुष के शरीर में महिला के शरीर से ही है। जब वो गर्भ में होता है या जैसे ही वो जन्म लेने वाला होता है, तो उसके प्लेसेंटा के माध्यम से जो आती है ये टोटीपोटेंट सेल समय आने पर ये WBCs जो श्वेत रुधिर कणिकाएं हैं उनके अंदर परिवर्तित हो जाती हैं, और परिवर्तित होने के तुरंत बाद ये बहुत सारी एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू कर देती हैं। तो महिलाओं को हम ये कह सकते हैं कि उनके शरीर के अंदर टोटीपोटेंट सेल्स, WBCs और एंटीबॉडीज़ पैदा करने की क्षमता होती है। हमारे अंदर पैदा करने की क्षमता नहीं है, हमने वो बोरो किया हुआ है, हमने वो अपने माँ से लिया हुआ है। तो जब हमने किसी से कोई चीज़ ली है तो शायद हमारे अंदर वो क्षमता नहीं है जो क्षमता उस चीज़ को पैदा करने वाले के अंदर है। इसलिए भी महिलाओं का जो रोग से लड़ने की क्षमता है, जो इम्यून सिस्टम है, वो पुरुषों की तुलना में ज़्यादा स्ट्रांग है, ज़्यादा मजबूत है। ये वैज्ञानिक बात कुछ हो गई। दूसरा, अगर कोविड-19 कोरोना वायरस की बात करी जाए तो कोरोना वायरस ने पिछले कुछ महीनों में पूरे विश्व के अंदर, विश्व में रहने वाली पूरी मानव जाति के अंदर जो हमारा जीवन है, वो जीवन जीने की जो शैली है, उस पूरी शैली को प्रभावित कर दिया है। उस पूरे शैली को सिर्फ प्रभावित ही नहीं कर दिया है, पूरी शैली को लगभग परिवर्तित कर दिया। ये परिवर्तन किस प्रकार का हुआ है? एक तरीके से अगर देखा जाए तो ये परिवर्तन कहीं ना कहीं सुधार के लिए हुआ है, जिसको हम नेचर कहते हैं, मदर नेचर कहते हैं, मातृ प्रकृति बोलते हैं। प्रकृति भी एक माँ की तरह जो चीज़ों को पैदा करती है। पिछले कुछ सालों में, कुछ दशकों में मनुष्य ने पृथ्वी के ऊपर प्रदूषण को लेकर के इतना ज़्यादा उस प्रदूषण को पृथ्वी पर फैला दिया है, और पूरे पृथ्वी ग्रह को इतना ज़्यादा डिस्टर्ब कर दिया है कि इसको वापस से रीशफल करने का एक बहुत ही ये बहुत इमरजेंसी कंडीशंस आ गई थी। अगर मैं बात करूँ तो यूनाइटेड नेशन की जो पिछली बैठक हुई थी, उस बैठक में
पर्यावरण को लेकर ही पूरे यूनाइटेड नेशंस संयुक्त राष्ट्र के अंदर चर्चा रही कि कैसे पर्यावरण को सुधारा जाए, कैसे पर्यावरण को सही किया जाए। नहीं तो आने वाले समय में इस पर्यावरण के दूषित होने के चक्कर में मनुष्य जाति पर पूरा संकट आ जाएगा। हम उसको करते करते नहीं कर पाए, लेकिन कोरोना वायरस ने आते ही उस पर्यावरण संकट को सुधारने का काम शुरू कर दिया। जैसे ही कोरोना वायरस आया, हमने अपनी धुआं उगलती हुई गाड़ियों को बंद कर दिया, हमने अपनी केमिकल फैक्ट्रियों को बंद कर दिया, हमने जितना भी केमिकल, जितना भी धुआं, जितना भी प्रदूषण हम धरती पर फैला रहे थे, हमने इमीडिएटली उसको बंद कर दिया, तुरंत बंद कर दिया। हम कोई भी ऐसा काम इस समय नहीं कर रहे हैं जिसकी वजह से प्रकृति को नुकसान हो रहा हो। हम अपने घरों के अंदर बंद हो गए, हमने जीव जंतुओं को छेड़ना बंद कर दिया है, हमने जंगलों को काटना बंद कर दिया है, हमने हवा के अंदर बहुत सारा कार्बन का उत्सर्जन बंद कर दिया है। कोरोना के आते ही ये इतने सारे जो परिवर्तन हमने किए हैं, इन सारे परिवर्तनों से प्रकृति अपने आप को वापस फिर से रिजुविनेट कर रही है, वो अपने आप को फिर से रिगेन कर रही है, वो फिर से वापस प्रकृति अपने सामान्य रूप में आ रही है। उसको असामान्य करने का काम सबसे ज़्यादा मनुष्य ने किया था, और कुछ कोरोना वायरस ने ऐसा कर दिया है कि मनुष्य को वापस वो सारा काम फिर से करना पड़ रहा है जिससे प्रकृति सामान्य हो जाए, या हर वो काम नहीं करना पड़ रहा है जिससे प्रकृति में, पर्यावरण में प्रदूषण फैल रहा था, असमानता फैल रही थी। उस सारी चीज़ों को कोरोना ने वापस से करेक्ट कर दिया है। हम सिर्फ पर्यावरण की बात ना करें, अगर हम जीवन शैली की बात करें, भारतवर्ष के अंदर या पूरे विश्व के अंदर जीवन शैली की अगर बात करें, तो हम लोग अपने अपने व्यवसाय को लेकर के इतना ज़्यादा व्यस्त हो गए हैं, और व्यस्त हो गए थे कोरोना वायरस आने के पहले, कि हमारे पास अपने परिवारों को देने के लिए समय नहीं था, अपने बच्चों को देने के लिए समय नहीं था, अपने जीवन साथी को देने के लिए समय नहीं था। आज की डेट में कोरोना वायरस ने कुछ ऐसा काम किया है कि हम अपने घरों के अंदर बंद हैं, अपने माँ बाप की सेवा कर रहे हैं, अपने जीवन साथी को समय दे रहे हैं, अपने बच्चों की देखभाल कर रहे हैं। कोरोना के समय में सबसे ज़्यादा जो हम केयर कर रहे हैं, वो 60 साल से ऊपर के जो मनुष्य हैं, हम उनकी केयर कर रहे हैं। 60 साल के ऊपर के जो मनुष्य हैं, वो सब घरों के अंदर माँ बाप हैं, और सभी माता पिता की सेवा इस समय सबसे ज़्यादा करी जा रही है। क्या इस एक बात को लेकर के, या इस पूरी जीवन शैली के बदलाव को लेकर के, एक बार कोरोना वायरस को हम इस परिप्रेक्ष्य में भी देखें कि कोरोना वायरस ने वापस हमको फिर से सोचने के लिए मजबूर कर दिया है कि इस पूरे विश्व में, इस पूरी दुनिया में हम किस प्रकार से एक अंधी दौड़ में दौड़ते चले जा रहे थे। अचानक से ब्रेक लग गया है, और उस ब्रेक लगने के बाद हमने वापस इस दुनिया को देखना और समझना शुरू किया है। और ये दुनिया वैसी बिल्कुल भी नहीं है, और बिल्कुल भी वैसी नहीं थी जिस प्रकार से हम इसको चला रहे थे। आज इस पूरी पृथ्वी ने, इस पूरी सृष्टि ने सारा कंट्रोल जो है वो अपने हाथ में ले लिया है। आज अगर आप थोड़ा गहनता से इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि पशु पक्षी वो सारे सामान्य हैं, प्रकृति सामान्य है, पेड़ पौधे सामान्य है, वातावरण सामान्य है, आज सारे ही मनुष्य अपने घरों के अंदर बंद हैं। किसी को प्रकृति में कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मनुष्य बाहर निकल रहा है या नहीं निकल रहा है। पूरी प्रकृति में आज अगर मनुष्य को माइनस कर दिया जाए, तो इस पूरी अर्थ पर, इस पूरी पृथ्वी पर किसी भी जीव जंतु को किसी भी प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो क्या मनुष्य ने कुछ ज़्यादा ही इस पृथ्वी पर अत्य नहीं कर दी थी? और उस अत्य को करेक्ट करने के लिए क्या प्रकृति ने सारा कंट्रोल कोरोना के रूप में अपने हाथों में नहीं ले लिया है? ये चिंतन का विषय है। आज की डेट में हम लोग अपने घरों में बंद हैं, लॉकडाउन का समय चल रहा है। इस लॉकडाउन के समय में घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनकी हम लोग सेवा कर रहे हैं, बच्चों का ध्यान रख रहे हैं, जीवन साथी को समय दे रहे हैं। खान पान को बहुत ज़्यादा नियंत्रित कर दिया गया है। शराब, सिगरेट, गुटखा, बीड़ी, सभी प्रकार के व्यसन बंद हो गया। बहुत लोग जो इन लोगों का सेवन करते थे वो ऐसा कहते थे कि मुझसे तो छूटता ही नहीं है। स्मोकिंग करने वाले कहते थे कि स्मोकिंग
क्विट करने की बहुत कोशिश कर रहे हैं लेकिन छूट नहीं रही। आज की डेट में सबकी स्मोकिंग छूट गई है, शराब पीने वालों की शराब छूट गई, गुटखा खाने वालों का गुटखा छूट गया। जीवन ये सबसे बड़ी चीज़ है, बाय वर्च्यू और बाय विश, ये संयोग से हुआ हो या इच्छा से हुआ हो, लेकिन हमने ऐसा किया है और हमारे साथ ऐसा हो रहा है। और जो भी हो रहा है कहीं ना कहीं करेक्शन के लिए हो रहा है। तो जो हो रहा है इसको इसी तरीके से अगर हम आगे करते रहे, नेचर पर ध्यान देते रहे, अपने ऊपर ध्यान देते रहे, खान पान पर ध्यान देते रहे, परिवारों पर ध्यान देते रहे, अपनी जीवन शैली पर ध्यान देते रहे, तो आने वाले समय में मनुष्य जाति का इस पृथ्वी पर बने रहना शायद संभव हो जाएगा। और अगर हम ऐसा काम नहीं कर पाएंगे, हम पहले की तरह उसी अंधाधुंध दौड़ में वापस से लग जाएंगे, इस प्रकृति को उसी तरीके से छेड़ना और नुकसान करना चालू कर देंगे, तो शायद आने वाले समय में मनुष्य जाति बहुत ज़्यादा दिन तक इस पृथ्वी पर सरवाइव नहीं कर पाएगी। कोरोना वायरस शायद हमको वापस अपनी जड़ों की तरफ पलट कर देखने के लिए बाध्य कर रहा है, हमको वापस अपने मूल्यों को समझने के लिए बाध्य कर रहा है, हमको वापस अपने धार्मिक चीज़ों को समझने के लिए बाध्य कर रहा है। आज हम घर में बैठे हैं, आज हम योगा कर रहे हैं, आज हम प्रणाम कर रहे हैं, आज हम सनातन धर्म के जितने भी उसूल हैं, उनके जितने भी नियम हैं, उनको फॉलो कर रहे हैं। मैंने कभी कभी देखा है कि जैन मुनि अपने मुंह पर कपड़ा बांध कर निकलते हैं कि किसी प्रकार का कोई जीव उनके अंदर मुंह में ना चला जाए जिससे उसकी हत्या हो जाए। वास्तव में आज मुझे समझ में आ रहा है कि वो कपड़ा इसलिए बांधते हैं किसी प्रकार का कोई परजीव उनके शरीर में ना चला जाए जिससे उनको बीमारी हो जाए। और आज हमने उन जैन मुनियों की तरह पूरे विश्व ने अपने मुंह पर मास्क लगाना, कपड़ा बांधना शुरू कर दिया है। इन सारी ही बातों को समझना बहुत ही आवश्यक है। आज इस वीडियो में मैंने बहुत सारे तथ्य आपके साथ कोरोना के संबंध में साझा किए हैं और इस प्रकार के वीडियो कोरोना से संबंधित मैं आगे भी बनाता रहूँगा। और ये वीडियो मैंने अपने घर में बैठकर स्वयं बनाया है, इसमें किसी प्रकार की कोई प्रोफेशनल हेल्प नहीं ली गई है, तो किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए मैं आप सभी से क्षमा प्रार्थी हूँ। और इस प्रकार के वीडियोस आगे बनते रहें। और अभी कोविड-19 के बारे में जितनी भी जानकारी मैं आपको मुहैया करा सकता हूँ, चूँकि मैं फार्मा सेक्टर में काम करता हूँ और कहीं ना कहीं हेल्थ सेक्टर से जुड़ा हुआ हूँ, तो शायद ये मेरी जिम्मेदारी है कि इस समय हेल्थ सेक्टर में और हेल्थ से संबंधित जितनी भी जागरूकता मेरे द्वारा फैलाई जा सके, मैं कोशिश करूँगा कि उन तथ्यों को, उन बातों को मैं आपके सामने लेकर के आऊँ। निकट भविष्य में आने वाले वीडियोस में मैं कोविड-19 से संबंधित और भी बातें आपके साथ साझा करूँगा। आज तो ये बहुत जनरल बात हो गई है आपके साथ, इसके बाद और बहुत सारे वैज्ञानिक तथ्य भी अगले वीडियोस में आपके साथ साझा करूँगा। इस वीडियो में दिए गए नंबर पर आप मुझे अगर किसी प्रकार की आपको कोई जानकारी चाहिए तो मुझे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। और इस वीडियो के नीचे आप कमेंट में मुझे सलाह दे सकते हैं कि इस वीडियो को कैसे और अच्छा बनाया जा सकता है और किस प्रकार के इसमें किस प्रकार की जानकारियाँ मैं आपको दे सकता हूँ जिससे कुछ आप को उससे लाभ मिल सके और कुछ समाज के अंदर कोविड-19 नोवेल कोरोना वायरस को लेकर के जागरूकता फैलाई जा सके। और एक बात मैं अपने फार्मेसी फैटर्निटी विशेषतः जो विद्यार्थी हैं फार्मेसी के, उनसे ज़रूर कहना चाहता हूँ। जो लोग फार्मासिस्ट हैं और पिछले सालों से फार्मेसी फील्ड में काम कर रहे हैं, वो तो अपनी जिम्मेदारी से समाज में जो भी भरसक कोशिश करके जो भी जागरूकता का काम है उसको कर रहे हैं। परंतु विद्यार्थियों से मैं कहना चाहता हूँ कि जो भी फार्मेसी के विद्यार्थी हैं, ये समय है कि समाज में निकल करके आपको इस लड़ाई में बराबर से पार्टिसिपेट करना है। आप इसका इंतज़ार मत करिए कि आपको अभी डिग्री मिली है या नहीं मिली है। एक बार आप फार्मेसी फील्ड में आ गए हैं, आपने एडमिशन ले लिया है, आपने पढ़ाई करनी शुरू कर दी है, तो यू बिकेम अ फार्मासिस्ट। आज आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप अपने घर में, अपने घर के आसपास, अपने मोहल्लों में जिन भी लोगों से आप संपर्क में आते हैं, जिन लोगों से आप फ़ोन पर बात करते हैं, जिन लोगों से आप व्हाट्सएप और फेसबुक पर जुड़े हुए हैं, उन लोगों को जितना भी हो सके इस कोविड-19 नोवेल कोरोना वायरस से संबंधित जो भी तथ्यपरक जानकारी है वो ज़रूर दें, साझा करें, ताकि सभी लोग इस जानकारी को लेकर के और अपनी सुरक्षा कर सकें।
हम लोग फार्मेसी के लोग हैं और फार्मेसी में जब भी किसी दवा का मेडिसिन का निर्माण किया जाता है तो दवा का निर्माण करने का जो उद्देश्य होता है वो ये है कि समाज में, मनुष्य में और दूसरे जीव जंतुओं में फैली हुई जो बीमारियां हैं उन बीमारियों की रोकथाम करी जा सके। लेकिन फार्मेसी और पूरे मेडिकल फ्रेटर्निटी की एक टैगलाइन है कि प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर। हम बीमार हो जाएं और उसके बाद दवा खाएं, उससे अच्छा ये है कि हम पहले से ही अपने आप को सुरक्षित रखें। अगर हम प्रिवेंशन करेंगे तो हम बीमार होने की हमको नौबत ही नहीं आएगी। तो प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो हमको इस बीमारी से प्रिवेंशन करना है ताकि हमको क्योर होने का जो है उसकी नौबत ही ना आए, हमको मेडिसिन लेनी ही ना पड़े। और आपको पता है कि नोवेल कोरोना वायरस के लिए अभी तक विश्व में कोई स्पेसिफिक, सिर्फ इस वायरस के लिए कोई दवाई अभी तक बनाई नहीं जा सकी है। सभी फार्मासिस्ट और मेडिकल फ्रेटर्निटी के लोग वैक्सीन और बहुत सारी दवाइयाँ बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। जल्दी ही हो सकता है कोई वैक्सीन बन करके आ जाएगी जिससे इस मनुष्य जाति का कल्याण होगा। और आज आज ही एक नई सूचना मैं आपके साथ कोरोना के संक्रमण से संबंधित साझा करना चाहता हूँ। आज दिल्ली में एक रिपोर्ट आई, दिल्ली में उन्होंने रैंडम टेस्टिंग शुरू कर दी है। तो लगभग 800 लोगों का उन्होंने रैंडम सैंपल लिया और उस 800 लोगों के रैंडम सैंपल में लगभग 186 लोगों का सैंपल जो है वो पॉजिटिव निकला। कोरोना का जो संक्रमण है वो स्टेज 1 से लेकर के स्टेज 4 तक का संक्रमण है। भारतवर्ष अभी स्टेज 2 और स्टेज 3 के बीच में है। अभी ये पूरी तरीके से स्टेज 3 में नहीं पहुंचा है। स्टेज 3 कोरोना के संक्रमण का तब आता है जब कम्युनिटी ट्रांसमिशन चालू हो जाता है। कम्युनिटी ट्रांसमिशन का मतलब ऐसे व्यक्ति जो न कभी विदेश यात्रा पर गए हैं, न किसी विदेश यात्रा पर गए हुए व्यक्ति के संपर्क में आए हैं, फिर भी उनको कोरोना का संक्रमण हो गया है। दिल्ली में जो टेस्ट हुआ और उसकी टेस्ट की रिपोर्ट जो आज आई है उसमें 800 में से 186 लोगों का जो सैंपल पॉजिटिव आ गया है। उसमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कभी विदेश यात्रा पर नहीं गए, जिनके संपर्क में कभी विदेश यात्रा पर गए हुए लोग नहीं आए, इसके बावजूद उनको संक्रमण हो गया और उनको पता भी नहीं है कि ये संक्रमण उनको कैसे हो गया। तो शायद कहीं ना कहीं कम्युनिटी ट्रांसमिशन भारतवर्ष के अंदर शुरू हो रहा है। इस कम्युनिटी ट्रांसमिशन को रोकने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करें, हम अपने घरों के अंदर रहें, हम घरों से बाहर ना निकलें, दिन में कई बार अपने हाथों को साबुन से धुलें, जहाँ संभव ना हो सके वहाँ पर अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें, अपने हाथों को अपने मुंह, नाक और आँख पर बहुत कम टच कराएं, खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद तुरंत हाथ धुलें। और ये प्रैक्टिस अपने घर के अंदर सभी लोगों को कराएं। हम घर के अंदर अगर बैठे हैं तो घर के अंदर भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। हम यंग हैं, युवा हैं, घर से बाहर जा रहे हैं, हो सकता है कभी कुछ जरूरी सामान लेने के लिए बाहर जा रहे हो, दवाइयाँ लेने के लिए बाहर जा रहे हो। हम घर के बड़े बुजुर्गों को बाहर नहीं निकलने दे रहे हैं, लेकिन हम घर के अंदर भी बड़े बुजुर्गों से थोड़ा सा डिस्टेंस बना करके रखेंगे। हो सकता है बाहर से कहीं से किसी प्रकार से संक्रमण हमें लग गया हो, लेकिन हमें उसकी जानकारी ना हो और वह ना चाहते हुए भी संक्रमण किसी तरीके से घर के बड़े बुजुर्गों को ट्रांसफ़र हो जाएगा। इस वजह से हमको घर के अंदर भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, मेंटेन करना है। और जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियो में आपसे कहा कि समाज के जो सक्षम लोग हैं उनको आगे आकर के, दिहाड़ी मजदूर हैं, रोज़ कमाने और रोज़ खाने वाले लोग हैं, उनकी मदद करनी है। तो राष्ट्र हित में एक दिन का राशन अगर हम दान करेंगे तो हमें अच्छा लगेगा। इसी अपील के साथ मैं आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ। अगले एपिसोड में हम लोग फिर से मुलाकात करेंगे, कोविड-19 से संबंधित कुछ और तथ्यों के बारे में बात करेंगे। और कमेंट बॉक्स में अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए हो इस वीडियो के बारे में, कोई सलाह, कोई सुझाव देना चाहते हैं तो ज़रूर लिखें। और स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर अगर आप चाहें तो मुझे व्हाट्सएप पर टेक्स्ट भी कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि उस पर जितना भी संभव हो सके आपको उसका रिस्पॉन्स दिया जाए, उसका जवाब दिया जाए। धन्यवाद।